हमने जसविंदर शुरू करिए। हाँ, कौन बादल? सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आम सभा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की जा रही है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण वक्ता इसमें बोलेंगे। हमारी पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड सुभाषिनी अली जी इसकी मुख्य वक्ता हैं। ये सामान्य समय है साथियों। आजाद भारत में जितना बर्बर हमला इन दिनों पूरे देश की जनता पर हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मुनाफे और सिर्फ बड़े बड़ों के मुनाफे की नीतियां अब इस देश की जनता के लिए जानलेवा बन गई। इनके असर से न कोई बचा है और अगर यही स्थिति रही तो न कोई बचेगा। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी बचा है वो प्रतिरोध और संघर्ष से बचा है। और ये बात चूंकि उन्हें मालूम है कि इसीलिए उन्होंने इस कोविड-19 की आड़ में हर तरीके के प्रतिरोध पर, हर तरीके की असेंबली पर सख्त पाबंदी लगा के रखी। बादल थोड़ा अपना माइक और नजदीक करो, आवाज बहुत धीमी है। मीडिया पहले से ही उनके कब्जे में था। अब मीडिया पहले से उनके कब्जे में था। अब सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कब्जा करने की एक मुहिम छेड़ रखी है। आम सभाओं पर जनता के साथ संवाद पर रोक है क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के बीच में एक बार अगर सच पहुंच जाएगा तो उसका असर होगा और उस असर के बाद वो अपने इस लूट के राज को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन खैरियत की बात है कि सब कुछ उनके चाहने से नहीं होता। लड़ाई जारी है। एक बहुत जबरदस्त शानदार संघर्ष जारी है जो किसान आंदोलन के रूप में पूरे देश और दुनिया में अपनी धमक छोड़ रहा है। मजदूरों का संघर्ष जारी है। महिला, छात्र, युवा सभी अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्चे पर डटे हुए हैं और ये लड़ाई देश और मध्य प्रदेश में जारी है। अनेक संगठन लड़ रहे हैं लेकिन संघर्ष की जो सबसे मजबूत औजार है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, उसके नेतृत्व में पूरी तरीके से मुहिम जारी है। इस आम सभा का मकसद केवल एक है और वो एक मकसद ये है कि लोगों के बीच में बात पहुंचनी चाहिए, जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये आम सभा उन जानकारियों को पहुंचाने की मुहिम जो मध्य प्रदेश की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू की है, जिसकी जानकारी कॉमरेड जसविंदर सिंह जी भी आपको देंगे, ये उस मुहिम का अंत नहीं है, शुरुआत है। इस तरीके की डिजिटल आम सभाएं जहाँ की जा सकती है वहाँ पर की जाएंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बेहतर संवाद करने का तरीका होता है लोगों के आमने सामने बैठकर उनसे बातचीत करना। और इसीलिए इस आम सभा के बाद हम लोग ये चाहेंगे कि इसी तरीके के संवाद गांव-गांव में, बस्ती-बस्तियों में, कारखानों में गुंजाइश निकालकर कोविड-19 की जितनी भी शर्तें हैं उन शर्तों को और सावधानियों का पालन करते हुए हम लोगों के बीच में करेंगे, क्योंकि सभा और जुलूस केवल सत्य को पहुंचाने का जरिया नहीं होते बल्कि वो लोगों में उत्साह पैदा करने का भी काम करते हैं। अब हम आज की आम सभा की विधिवत शुरुआत करते हैं और इस आम सभा के पहले वक्ता के रूप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य समिति के सचिव और पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड जसविंदर सिंह जी से हम आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात को शुरू करें। कॉमरेड जसविंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, साथियों, वो तमाम सारे साथी जो हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो कॉमरेड बादल ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और बताया कि एक विशेष परिस्थितियों के अंदर जो है कि हम अपनी ये जो सभा है इस सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस समय जो संकट है वो संकट सिर्फ कोरोना का नहीं है। कोरोना से बड़ा संकट हमारे सामने कोरोना का है। ये संकट सरकार की संवेदनशीलता का है। ये संकट सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार का जो जनता के प्रति दुश्मनी भरा रवैया है, उस रवैये का है।
और हम जानते हैं कि किस तरीके से इतिहास में हमने देखा है कि रोम जलने पर हमेशा नीरो बांसुरी ही नहीं बजाता, वो सेंट्रल विस्टा भी बनाता है। जब लोगों के लिए ऑक्सीजन का संकट हो, जब लोग शमशानों और कब्रिस्तानों के अंदर लोगों की जो है कि लाइनें लगी हों, मुर्दों की लाइनें लगी हों, वो भी वेटिंग का इंतजार कर रहे हों, उस समय वो अपने लिए आलीशान घर बनाता है। और ऐसे समय में जब मानवता पर महामारी का संकट हो, तब भी ये सरकार अपने लोगों के लिए, कुछ कारपोरेट घरानों के लिए मुनाफाखोरी का इंतजाम करती है। सीरम जिसका जिसके इन्वेस्टिगेशन पर जो खर्चा हुआ है, खर्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के संघ के देशों ने किया। 97% खर्चा जो है कि वहां पर हुआ। और उसके बाद भी उस कंपनी के लिए, पूनावाला साहब की कंपनी के लिए के मुनाफे की व्यवस्था की जा रही है। वो 150 रुपए का जो डोज है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, उस डोज में भी ये सरकार वो कंपनी मुनाफा कमाती है। और उसके बाद राज्य सरकारों को 400 रुपए में, प्राइवेट को 800 रुपए में, बीबीएल 1200 रुपए में देती है, जिसके इन्वेस्टिगेशन का खर्चा हमारी आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया। मौतों के समय में भी मुनाफा कमाना, महामारी के समय में भी मुनाफा कमाना और चंद लोगों की तिजोरियां भरना, ये इस सरकार की खासियत है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी पूरे कर रही है जो पूरे देश भर में, उसका सबसे खतरनाक नमूना हमें जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। आपदा को किस तरीके से अवसर में बदला है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो चीजें वो हमें जो है कि देखने के लिए, वो जो हमें जहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ऑक्सीजन का संकट है, ऑक्सीजन का संकट है। और ऑक्सीजन के संकट के साथ हम देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही और उधर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से जहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक सरकार के, राज्य सरकार का जो मंत्री है, उस मंत्री की पत्नी रेमडेसिविर जो जीवन रक्षक सबसे बड़ा जो का इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते एक अपराधी कहता है कि वो जो इंजेक्शन है उसको एक मंत्री की पत्नी से मिला है। हम देखते हैं कि भोपाल के अंदर जो रेमडेसिविर चोरी हुए, आकाश दुबे, उस आकाश दुबे की मुख्यमंत्री के साथ जो नजदीकियां है, वो नजदीकियां जग जाहिर है। हम देखते हैं कि किस तरीके से भोपाल के बाद जो है कि जबलपुर के अंदर जिस प्रकार एक के बाद एक जो चोरियां हो रही हैं। इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है कि कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाता है। सब जगह कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रेमडेसिविर आते हैं और उसके बाद वो मंत्रियों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में उनका विभाजन हो जाता है। अगर लेना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से लीजिए। और जो 1500 का इंजेक्शन है, वो 15,000 में, 20,000 रुपए में, 50-50 हजार तक में नकली इंजेक्शन जो है कि लोगों ने खरीदे। ये हालत है। और ये जो हालत है, इस हालत को लोगों के बीच में बताए जाने की आवश्यकता है कि ये जो सवाल है, इस सवाल में केवल भारतीय जनता पार्टी ही शामिल नहीं है। वो संगठन जो अपने आप को कहता है कि सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से इस पूरे इस कालाबाजारी के अंदर ये जो भ्रष्टाचार का जो नाला है, उस नाले के अंदर किस तरीके से डुबकियां लगा रहा है, ये बात जनता के बीच में बताई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम होता है तो उस व्यापम में सुदर्शन सुदर्शन का नाम आता है, उसमें सुरेश सोनी का नाम आता है। अगर रेमडेसिविर अगर चोरी किए जाते हैं, वो कालाबाजारी होती है, तो उस कालाबाजारी में संघ के लोग पाए जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष
जबलपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा नकली इंजेक्शन में पकड़ा जाता है। ऑक्सीजन की चोरी होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग पकड़े जाते हैं। और लोगों को अगर ये जो राशन देने की बात होती है, मुफ्त में राशन देने की में, तो केवल इंदौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता 50 करोड़ का राशन काला बाजारी करने के मामले में पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, ये जो संस्कृति का संगठन है, संस्कृत कहने वाला संगठन है, जो राष्ट्र की बात करता है, वो संगठन किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है, जे एक के बाद एक जो है कि जे हमें देखने के लिए मिला है। और इसलिए ये चीज क्या जनता के बीच में ये चीजें ले जाई जानी चाहिए कि आज जब वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का नाटक कर रहे हैं, जब वो काली टोपी पहनकर, खाकी नेकर पहनकर अस्थि संचय करके लोगों की हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब जनता के बीच में ये चीज बताई जानी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जिन्होंने जनता की ऑक्सीजन को चोरी किया है, जिन्होंने लोगों के ये जो नकली 1 लाख से ज्यादा नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है कि लोगों को लगवाए हैं, ये लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, ये हत्यारे हैं। ये चीज है जो लोगों के बीच में, ये बात है जो लोगों के बीच में बताई जानी चाहिए। और इसीलिए इनका काम सिर्फ 2 है, एक ये लोगों को मरवाना जानते हैं और दूसरा मौतों को छिपाना जानते हैं। अभी सरकार कह रही है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कि 1 मार्च 2020 से लेकर मई तक केवल 7800 लोग, 7800 लोग मध्य प्रदेश के अंदर मरे हैं। दूसरी तरफ एक आंकड़ा आता है जिस आंकड़े में कहा जाता है कि केवल मार्च और अप्रैल के अंदर 1,22,000 लोगों की मौतें हुई है केवल 61 दिन के अंदर। एक अखबार के अंदर आता है कि 26 दिन के अंदर 26 इन 61 दिनों में शहर के प्रदेश के केवल 26 शहरों में 26,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इतनी सारी मौतों के बाद भी वो इतनी बड़ी सच्चाई सामने आती है, तो सच्चाई के बाद भी उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि जे अगर कोई सच्चाई सामने आती है तो सरकार क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उस लड़ाई को कमजोर करने की साजिश। इधर कह देते हैं कि इधर कहते हैं कि जो भारत को बदनाम करने की साजिश है, और दूसरी तरफ असली चीज क्या है जो जनता के बीच में बताई जानी चाहिए कि अगर हम कहते हैं, जनता कहती है कि इतनी मौतें हो गई है, इसको स्वीकार कीजिए, तो ये राष्ट्र के, तो इससे तो राष्ट्र का अपमान होता है। और उधर बाबा रामदेव जब कहता है, ये जो हमारे कोरोना वॉरियर जो जिंदगी दांव पर लगाने के बाद जो जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं, उनके बारे में बाबा रामदेव अगर उनको कहता है कि ये तो मूर्खों का विज्ञान है, तो उसके खिलाफ उस पर बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। जब बाबा रामदेव ये जो कोरोना की लड़ाई है, इस लड़ाई को कमजोर करता है, तो उसके बाद हर्षवर्धन उनकी जो दवाएं हैं, उन दवाओं को प्रमोट करता है। मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार कटनी के अंदर, सिहोरा के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन बाबा रामदेव को देती है। और ये जो इनका जो दौरा चरित्र है कि एक तरफ जो जनता के असली मुद्दे, जनता के भी ये जो संकट है, उस संकट को बयान करने की कोशिश करते हैं, उनको तो देशद्रोही कहते हैं। और जो देश को, वो लोग जो इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए मुनाफा प्रमुख है, उस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये असली मुद्दा है जो जनता के बीच में ले जाया जाना चाहिए। जनता के बीच में ले जाए जाने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये जो सरकार है, ये सरकार
ये जो कोरोना वॉरियर हैं उनकी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 750 से ज्यादा शिक्षक जिनकी कोरोना के अंदर ड्यूटी थी उनकी मौत हो गई, लेकिन ये सरकार उनको कोरोना वॉरियर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ये कर्मचारी जो कोरोना के बीच में शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। हमारा मानना है कि कोरोना वॉरियर के तहत उनको भी 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कहा है कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जिनकी मृत्यु हुई है उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। उनके परिजनों को उनको नौकरी दी जाएगी, बाकी लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने क्या कहा है? शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी माता और पिता कोरोना के तहत मर गए, उन बच्चों के लिए उन बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन उसमें भी साफ कह दिया है कि जो मार्च 21 से मार्च और अप्रैल के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है उन बच्चों का पालन पोषण करेगी। उससे पहले 1 साल के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है उन बच्चों की व्यवस्था जो सरकार नहीं करेगी। जो सरकार बच्चों के अनाथ बच्चों के आंसू पहुंचने की आंसू ना पहुंच सकती हो, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यही सवाल है, जिस सवाल को हम जनता के बीच में बताना चाहते हैं कि ये क्या कर रही है ये सरकार। इस सरकार ने कहा कि कोरोना के तहत जिन लोगों की मृत्यु हुई है हर परिवार उनके परिजनों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और वो भी मार्च के बाद से। और उसके बाद क्या हो रहा है? हॉस्पिटलों के अंदर जाइए, डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि इनकी डेथ कोरोना से हुई, इनकी मृत्यु कोरोना से हुई, लेकिन जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना नहीं लिखा जा रहा है। कोरोना की मृत्यु के बाद भी जो उनके परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश ये सरकार कर रही है। इसलिए ये जो सवाल है, इन सवालों को जनता के बीच में ले जाया जाना चाहिए कि इनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। ये नया व्यापम करते हैं। व्यापम के नाम पर अभी शिक्षा या कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती हुई, और 10 टॉप जो है वो एक ही विश्वविद्यालय के, एक ही कॉलेज के, और सबके बराबर नंबर। और पूरे देश के अंदर जो है कि बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं कि इसमें ये व्यापम का एक नया स्वरूप है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शामिल है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हालत क्या है? हालत यह है कि अब भ्रष्टाचार के अलावा जिस सरकार कुछ नहीं कर रही। अभी कल भारतीय जनता पार्टी के एक उपाध्यक्ष ने, एक विधायक ने कहा कि टीकमगढ़ के अंदर सिंधिया के नाम पर वसूली हो रही है। उससे पहले एक मंत्री की ओर से इशारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम से जो है कि पूरे देश के अंदर वसूली हो रही है। लेकिन ये जो वसूलियां हो रही हैं भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार को करने के लिए कुछ नहीं आता है। और आज जब किसान संकट में है, जब प्रदेश संकट में है, तब ये सरकार जब पूरे प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर किसानों को की लूट कर रही है। अभी सतना के अंदर आया है कि सतना के अंदर 40 के बिक्री केंद्र हैं। 40 बिक्री केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इधर वो कहते हैं कि हम किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, इधर वो कहते हैं कि हम जो किसानों की आय है उस आय को दुगना करना चाहते हैं, और उधर जब किसान मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर जाता है तो उसको जो उसकी फसल का दाम मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलने चाहिए, वो एमएसपी नहीं मिल रही। वो क्या रहा है? वो ये रहा कि कोरोना के कर्फ्यू के नाम पर पूरे प्रदेश को 1.5 महीने तक के लिए बंद करके रखा गया। लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों पर बिजली के बिल आ रहे हैं। उसके बाद भी जो गरीब आदमी है उनसे जो है कि बिजली के बिलों की, उसके बाद भी बिजली के बिलों की लूट हो रही है। व्यापार धंधे ठप हैं। हाथ ठेले वाला जो कर्मचारी, हाथ ठेला चलाने वाला, टेम्पू, ऑटो चालक, उनका धंधा ठप पड़ा हुआ है। निर्माण मजदूरों के लिए काम नहीं है। बीड़ी मजदूर परेशान है,
और गारमेंट्स के जो कारखाने, वो कारखाने बंद पड़े हुए हैं। जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। लोगों का रोजगार छिन गया है। जहां पर रोजगार भी है वहां पर लोगों को आधा वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर रही है ये सरकार? ये सरकार कल्याण के नाम पर इस सरकार ने केवल 2 काम किए। पहला काम तो यह किया है कि जब पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया लगी हुई थी कि इसके कोरोना के खिलाफ एक वैक्सीन का निर्माण किया जाना चाहिए, उसकी खोज करने के लिए, वैक्सीन की खोज करने के लिए लगी हुई थी। हमारे शिवराज सिंह चौहान इस बात की खोज करने के लिए लगे हुए थे। उन्होंने पौवे के बाद शराब का आधा पौवा, अध पौवा जो है तैयार किया। पहले 180 मिलीलीटर का पौवा मिला करता था, अब 90 मिलीलीटर की एक छोटी शीशी तैयार की है, अध पौवा तैयार किया है। और कह रहे हैं कि हम इसलिए इसको बांटना इसलिए इसकी व्यवस्था की है क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। ये सरकार जनता संस्कार की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कार की बात करते हैं, लेकिन दारू बांटने के अलावा और जो है कि इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। ये जो राशन देने की बात थी, कहीं पर राशन मिल नहीं रहा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर राशन नहीं मिला, और जहां पर राशन मिला भी वहां पर कहीं पे बाजरा बांटा जा रहा है, कहीं पर जो है कि 3 महीने की बजाय 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। ये जो हालत है, इस हालत के खिलाफ जो है कि लड़ा जाना चाहिए। लड़े जाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ये आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर वसूली चल रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को दवा की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रशासन को चंदा वसूली के ऊपर लगा दिया है। हर संभागीय आयुक्त से कह दिया गया है कि 2 करोड़ रुपए हर महीने भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय में पहुंचने चाहिए। वो अगर 2 करोड़ रुपए की बात वहां पहुंचाएगा तो एक संभाग के अंदर होते हैं 3 कलेक्टर। इसका अर्ज है को हर कलेक्टर से कहेगा कि 1-1 करोड़ रुपए वसूलिए, 2 करोड़ रुपए वहां पहुंचाएगा, 1 करोड़ अपने पास रखेगा। कलेक्टर जब 1 करोड़ रुपए को वसूलेगा तो उसके नीचे होते हैं 4 एसडीएम। वो सबसे कहेगा कि 50-50 लाख रुपए दीजिए, वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा, 1 करोड़ ऊपर देगा। नीचे तक भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो हालत है, इन हालत के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए, और इसी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। हमने पिछले दिनों पार्टी ने, ये जो 12 राजनीतिक पार्टियों ने अभियान चलाया था, वह सरकार को चिट्ठी लिखी थी 6 मांगों को लेकर कि हर परिवार को 6 लाख रुपए, 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाने चाहिए, लोगों को राशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इन 6 जो मांगे थी, उन 6 मांगों के लिए अभियान के लिए 19 तारीख को हमने दूसरे राजनीतिक दलों को साथ लिया। जहां जहां वो साथ आए, जहां पर नहीं आए, हमारी पार्टी की ओर से कोशिश हुई और सब जगह हम लोगों ने 19 तारीख को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। 21 तारीख को हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्रांच में, हर बस्ती में, जहां हर गांव के अंदर जहां पर हमारी सक्रियता है, हमने सब जगह अभियान चलाया। अभियान चलाकर हमने इन मांगों को लेकर प्रतिरोध किया, और ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध आगे बढ़ रहा है। 26 तारीख को जो किसानों ने काला दिवस मनाया, उस काले दिवस को हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया। पूरे देश के अंदर ये जो किसान लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमारा साथ है। और ये जो सवाल है, इस सवालों के लिए आने वाले दिनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी और तेज करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीपीएम मध्य प्रदेश की इस सभा के अगले वक्ता है कॉमरेड प्रमोद प्रधान, मध्य प्रदेश सीपीएम राज्य सचिव मंडल के सदस्य और C2 के महासचिव। कॉमरेड प्रमोद। अध्यक्ष महोदय और सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको बात के लिए शुभकामना देता हूं कि आप सुरक्षित हैं, आपके परिजन सुरक्षित हैं और संगठन के साथी सुरक्षित हैं। और इस बात के लिए मैं आपको
आगाह करता हूं कि ये जो पूरा दौर है, इस दौर में निश्चित रूप से हमारे सामने बड़ी भयानक चुनौती है और दो तरीके की चुनौती है। एक तो कोरोना महामारी की चुनौती है और दूसरी सरकार की उससे बड़ी जो नीतियों का जो कुठाराघात हो रहा है, हमला हो रहा है, उसकी भी चुनौती है। तो जहां हम अपने आप को सुरक्षित रखना है और साथ साथ में जनता को सुरक्षित करने के संघर्ष में अभी प्रदेश के हमारे आर्थिक हालात और जो प्रशासन का भ्रष्टाचार है उसके बारे में जसविंदर सिंह ने आपके सामने पूरी बात रखी है। अपने माइक में बोलिए जरा साहब, माइक में अपनी बात रखी है और मैं इसलिए उस पर ज्यादा विस्तार के साथ अभी कॉमरेड सुभाषिनी अली जी राष्ट्रीय संदर्भ में राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बातचीत रखेंगी, तो इसलिए मैं बहुत ही सार में संक्षेप में जो मध्य प्रदेश में मजदूरों के बारे में जो हालात है उसके बारे में मैं आपके बीच में कुछ बात रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं साथी कि पिछली बार जो कोरोना की महामारी आई राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, उसमें भी इन्होंने आपदा में अवसर तलाशा और सबसे बड़ा हमला मजदूरों पर, मेहनत कशों पर किया। ये भाजपा का राष्ट्रीय चरित्र है जिसे हमें समझना है कि ये कॉरपोरेट्स के लिए पूरी नंगाई के साथ और पूरी ताकत के साथ कॉरपोरेट्स के पक्ष में खड़ी है और पूरी निर्लज्जता के साथ और नंगाई के साथ मेहनत कशों पर निर्ममता के साथ हमला करने में सबसे आगे है। और इसीलिए जब ये पिछली बार की जो लहर आई, हमने मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार का एजेंडा ये नहीं था कि कोरोना महामारी से मजदूरों को, किसानों को, आम जनता को बचाए, उनको राहत दें, उनके इलाज करें, बल्कि उस समय उन्होंने घनघोर लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों को पूरी तरीके से निष्प्रभावी करने के लिए बिना कोई चर्चा किए और उन्होंने संशोधन किए और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसका हम लोगों ने विरोध किया। कारखानों में मजदूरों की नौकरियों से हटाया गया, वेतन में कटौती की गई और उनके रोजगार पर, जीवन यापन के साधनों पर कुल्हाड़े चलाए गए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पिछली बार की महामारी में वे पूरी भुखमरी, बेबसी और बीमारी में धकेल दिया। और इससे ऊपर पिछली बार भी ऐसा हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर तानाशाही और नादिरशाही, मतलब कलेक्टर्स का राज, मुख्यमंत्री का राज और प्रधानमंत्री का राज, मतलब ऊपर पीएम, मध्य प्रदेश में सीएम और नीचे डिस्ट्रिक्ट में डीएम, ये अजीब किस्म का मॉडल बनाया और यही हालत इस बार की लहर में हुई। आपको मालूम होगा कि इस बार जब ये पूरा कोरोना की महामारी हुई तो पूरे देश के अंदर जो काली 4 श्रम संहिता लाए हैं, काले कृषि कानूनों के अलावा 4 जो काली श्रम संहिता थोपी गई, उससे पूरे देश के अंदर संघर्ष हो रहा था। किसानों का संघर्ष अपनी जगह था, मजदूरों का भी संघर्ष था और 26 नवंबर को हड़ताल थी। तो पूरे वातावरण के अंदर केंद्र की सरकार ने उसको स्थगित कर दिया और उसके अमल को थोड़ा रोक दिया और ये कहा कि हम नियम बनाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी ज्यादा उतावली है कि उसने इस पूरी कोरोना महामारी के अंदर ये चारों काली श्रम संहिता के लिए नियम बनाने का काम कर। और हमारे पास खबर आई कि हम तमाम सारे संगठनों के पास कि ऑनलाइन एक कंसल्टेशन मीटिंग रखी है। हमने सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से संपर्क किया और हमने कहा कि काली श्रम संहिताओं के जो नियम बनेंगे इसको ऑनलाइन कंसल्टेशन से ये जो चाहेंगे वो करेंगे। हमने प्रेरित किया, हमने समन्वयक बनाया और सारी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने उस ऑनलाइन कंसल्टेशन का बाइकआउट किया और अपना प्रोटेस्ट लेटर दिया। तो ये जो नियम बनाने के मामले में इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि जब कोरोना की महामारी रहे इस बीच में विरोध प्रतिरोध नहीं होगा और इसका मतलब है कि पूरी जो काली श्रम संहिता को लागू करने के लिए जब दिल्ली की सरकार स्थगित किए बैठी है अपने राजनीतिक और उस आंदोलन के भय से, मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार अपने आप को मोदी का नंबर 1 चहेता बनाने के लिए इस काम को कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स की सेवा कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर एक अजीब मॉडल जो पूरे देश में लागू किया है और मध्य प्रदेश के बारे में आपको रखना चाहता हूं कि क्या हुआ। ये कोरोना कर्फ्यू नया नाम इजाद किया गया। इसके आधार पर सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त कर लिया और जिलों के आधार पर कोरोना कर्फ्यू घोषित किया। और कोरोना कर्फ्यू में ये आपदा प्रबंधन जो कानून लागू हुआ है
उसमें बाकी तो सब दिया गया है, लेकिन एक भी क्लॉज मध्य प्रदेश में ये नहीं लिखा कि जो कोरोना कर्फ्यू लगेगा तो मजदूरों की नौकरी नहीं जाएगी, मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कुछ राहत दी जाएगी, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं। तो आपदा प्रबंधन कानून को जिस तानाशाहीपूर्ण तरीके से थोपा जा रहा है, कॉर्पोरेट्स के लिए रास्ता खोल दिया। उसके अंदर ये कहा कि कोरोना कर्फ्यू भी चलेगा, अर्थव्यवस्था भी चलेगी, और अर्थव्यवस्था को चलाने के नाम पर कारखानों के अंदर, ट्रांसपोर्ट में, अस्पतालों में, यहाँ तक शिक्षकों को BHEL में, कोयला में, सब जगह उत्पादन की कार्रवाई हुई। और हुआ क्या? उत्पादन की कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया और मजदूरों के बारे में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, किसी इलाज की व्यवस्था नहीं की, किसी मुआवजे की व्यवस्था नहीं की। परिणाम क्या निकला? अकेले BHEL में, भोपाल में 40 से ज्यादा लोग काम के दौरान मारे गए। कोयला में मध्य प्रदेश में 120 से ज्यादा लोग मारे गए। रेमंड्स के अंदर 7 लोग मारे गए। स्कीम वर्कर के 6-7 लोग मारे गए। यानी पूरे मध्य शिक्षक 750 शिक्षक मारे गए। LIC के 40 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में मारे गए। बैंकों के अंदर मारे गए। यानी कुल मिलाकर उत्पादन को जारी रखने, अर्थव्यवस्था को जारी रखने के नाम पर मध्य प्रदेश में जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो मुनाफा लेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और जो उत्पादन करेगा मजदूर, उस मजदूर के लिए ना तो कोई राहत है, ना कोई रोजगार की बचाव की व्यवस्था है। और आज स्थिति क्या है साथियों? अभी हमने जानकारी इकट्ठी की, अभी हमने CIT को ऑनलाइन स्टेट कमेटी मीटिंग की, उसके बाद हमने तय किया कि अलग अलग सेक्टर की ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। हमने सीमेंट की ऑनलाइन मीटिंग की, हमने आंगनवाड़ी की ऑनलाइन मीटिंग की, हमने आशा की ऑनलाइन मीटिंग की। क्या खबर निकल के आई वहां से? खबर ये निकल के आई कि नीचे स्कीम वर्कर्स को जबरन काम में थोपा जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को जबरन काम में थोपा जा रहा है। कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और जो लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कॉमरेड जसविंदर ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने बदमाशी की है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें कोरोना के नाम पर बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। और आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं उनके बारे में अनुकंपा नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं, उनके मुआवजे के बारे में कोई व्यवस्था नहीं। यानी मध्य प्रदेश के अंदर और खास तौर से जो ठेका मजदूर है उसका बड़े पैमाने पर रोजगार पिछली बार भी गया, इस बार भी गया। अभी हमने जानकारी इकट्ठा की, ग्रेसिम में 2500 ठेका मजदूर है। अकेले ग्रेसिम में 2500 में से सिर्फ 900 लोगों को बुलाया जा रहा है, वो भी 2-2, 3-3 दिन के गैप से। रेमंड्स के अंदर सारे ठेका मजदूर बाहर है। JP रीवा सीमेंट कारखाने के अंदर पिछले कोरोना अवधि में जिनकी नौकरी गई, उनके लिए लगातार हमने संघर्ष किया, उसके बाद आज तक उनकी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं। तनख्वाहों में कटौती हो रही है, और सरकारी विभागों के अंदर जो भी कुछ अधिकार है उन अधिकारों पर उन पर कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, ये जो पूरी परिस्थिति है ये दिखाती है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भ्रष्टाचार के बारे में, घोटालों के बारे में कॉमरेड जसविंदर सिंह ने बताया, लेकिन मजदूरों के संबंध में पूरी तरीके से कॉर्पोरेट परस्ती के साथ साथ मजदूरों और मेहनत को तो हमला करना, और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के तो हालत और खराब है। उनका काम बंद हो गया, उनका कोई आमदनी के जरिया नहीं बचा। और हम लोगों ने जो मांग उठाई, और अभी भी जो मांग जायज है कि मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर जो गैर इनकम टैक्स पेयर है उनको 7,500 रुपये महीना और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कायम नहीं। अभी ये जो पिछले बार ट्रांसपोर्ट के मजदूरों का हमने बड़ा संघर्ष किया, अभी इस लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट चला, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट के मजदूरों का जो बसें चल रही है उनका तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट का काम बंद है। तो इसी साथियों, ये इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन आक्रोश है, आज के हालात में मजदूरों का मैदान में उतारना थोड़ा कठिन है। दोनों ही कारण है, एक तो संक्रमण है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण का खतरा है, और साथ साथ सरकार की जो तानाशाही, नादिरशाही जो कार्रवाई है उसके अलावा। तो पिछली बार का हमें अनुभव याद है साथी, पिछली बार जब लॉकडाउन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन का से पहला हमारा देश का अनुभव था। तो हमने उस समय विरोध की कार्रवाई शुरू की। 21 अप्रैल से 2020 से ये विरोध की कार्रवाई शुरू हुई, ये नए अभिनव तरीके निकाले, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय स्तर के जो संघर्ष हुए उनमें स्कीम वर्कर्स की हड़तालें की। हमने सीमेंट मजदूरों का संघर्ष किया, हमने कोयला की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में मुकम्मल तरीके से काम किया, हमने जगह जगह विरोध कार्रवाइयां की, और उन विरोध कार्रवाइयों को विकसित करते हुए परिणाम ये आया
कि 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक हम पहुंचे और किसानों का संघर्ष भी हुआ और देश के अंदर आंदोलन का नया वातावरण बना। और पिछले 26 नवंबर के बाद लगातार 5 महीने तक मध्य प्रदेश के अंदर मजदूर और किसानों के साझा संघर्ष में मजदूरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये फिर लॉकडाउन आ गया और ये लॉकडाउन आया है तो इस बार भी हम इन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी भूमिका को पूरी तरह निभाने की तैयारी में है। 26 मई को विरोध कार्रवाई हुई, 30 मई को स्थापना दिवस मना। उससे पहले कॉमरेड जसविंदर सिंह ने जैसे बताया, ये जो पार्टी का जो विरोध कार्रवाई थी, हमने ये देखा कि बड़े पैमाने पर लोग संघर्षों में अपने अपनी सीमाओं के बावजूद उतर रहे। ये इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब थोड़ी परिस्थिति सामान्य होगी, हम इस संघर्ष को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा पाएंगे। और आज साथियों, 1 से 10 जून तक पूरे देश के अंदर जो अभियान है, उस अभियान में 12 मांगें छाटी है हमने। उसकी मांगों के बारे में, वैक्सीन के बारे में नई नीति के बनाने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, दवाइयों को उपलब्धता कराना और उससे तमाम सारी जो राष्ट्रीय स्तर की मांगे वो शामिल है। और मध्य प्रदेश में भी 1 से 10 जून का अभियान चल रहा है। इस अभियान के आखिरी दिन 10 जून के दिन हम लोगों ने तय किया है कि निचले स्तर से तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, जहां भी है, जो भी है, उनके जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ऐसी साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो हालत है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना भी हम कुछ करें, इनके चरित्र में फर्क नहीं आएगा। चरित्र में फर्क आएगा कैसे? तो इसके लिए हमारे सामने रास्ता क्या है, ये हमें समझना है। इसे मुद्दा ये नहीं है कि मुद्दे का विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकाला जाए। मुद्दा ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं, उनके लिए संघर्ष करके तो पर बदलाव कैसे किया जाए। इसीलिए आज हमें कम्युनिस्ट के रूप में हमें समझना है कि हमारे सामने चुनौती क्या है। साथियों, हम जानते हैं इस पूरी कोरोना की महामारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि महामारी के दौरान ये स्पष्ट कर दिया कि पूंजीवाद का निर्मम चेहरा क्या है। हमें कम्युनिस्ट के रूप में ये सारे अभियानों संघर्षों में मुद्दे को नीति और नीति के पीछे की राजनीति के साथ जोड़ते हुए इस पूंजीवाद का जो निर्लज्ज, निर्मम, बर्बर चेहरा है, उसके बारे में भी अभियान के अंदर बार बार हमें उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए। तभी जनता की चेतना में वो विकल्प के रूप में हम संघर्ष को आगे बढ़ा पाएंगे। और आज हमारे पास केरल का जो बहुत बेहतरीन उदाहरण है, जो बेहतरीन उदाहरण है, उस उदाहरण के आधार पर हम आने वाले समय में अपने संघर्षों को लामबंद करेंगे। इसे मुझे विश्वास है कि हम संघर्षों को ताकतवर बनाएंगे और एक वैकल्प के रूप में समाजवाद की श्रेष्ठता, पूंजीवाद की निकृष्टता और वामपंथ की जो भूमिका है, उस भूमिका को भी आम जनता के मुद्दे हल करने के लिए उसको भी सामने लाएंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में मजदूरों किसानों के साझा संघर्ष, किसानों के अपने संघर्ष, मजदूरों के अपने संघर्ष, स्वतंत्र संघर्ष, संयुक्त संघर्ष, इन रणनीतियों को अपनाते हुए आने वाले दिनों में हम कारगर होंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आइए कमर कसें, संघर्ष को तेज करें, आगे बढ़े और जीत का झंडा लेकर को फहराने के लिए आगे बढ़े। आप सभी साथियों को अभी फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए और आने वाले संघर्षों के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। सीपीएम मध्य प्रदेश राज्य समिति के सदस्य और छात्र आंदोलन के नेता कॉमरेड अजय तिवारी। कॉमरेड अजय तिवारी। कॉमरेड अजय तिवारी है नहीं शायद। इस लिंक में कुछ गड़बड़ भी है। हमें बादल, इस लिंक में कुछ गड़बड़ भी है। कॉमरेड अजय तिवारी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात बताऊं, अरे बादल आगे 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 कॉमरेड। यस कॉमरेड अजय बोलिए। कुछ लोगों को अपना बंद करना पड़ेगा, तब दूसरों की सुनाई देगी। कॉमरेड अजय बोलिए। कॉमरेड अजय तिवारी को कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, वो जब तक जोड़ेंगे तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय मंडल के सदस्य
जनवादी महिला समिति मध्य प्रदेश की अध्यक्ष कॉमरेड नीना शर्मा जी आपके बीच में बोलेंगे। कॉमरेड नीना। अजय तिवारी आ रहे हैं शायद। जा रही है? बहुत कम। साथियों, आज की सभा में हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं और इस देश में जो परिस्थिति है उसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करती हूं कि जो भी हमसे जुड़े हैं सुरक्षित होंगे और आगे भी बहुत लंबा सफर तय करना है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं और सुना जा रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है जो बड़े पैमाने पर बच्चों को भी प्रभावित करेगी। बहुत बड़ा खतरा अभी और भी हमारे सामने है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे साथियों ने रखा है कि सरकार का हमारा जो रवैया रहा है वो लगातार नकारात्मक रवैया रहा है और उन्होंने कोई भी स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक तरीके से चलाया नहीं है। नीना माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो। साथियों, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही बोलो। तो ये जो पूरे हालात बने हम देश में ये बहुत खतरनाक है और ये जो हमारी सरकार की लापरवाही है वो सब सारी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में भी हमारी सरकार की जिस तरह से आलोचना हो रही है वो सभी देख रहे हैं। तो जिस तरह से अपने आप को एक सक्षम सरकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने की बात कह रहे थे, वो नजारा हम सबको देखने को मिला है और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पिछले लॉकडाउन के समय हमने देखा था, पहली जो लहर थी उसमें किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पर थे, अपने घर वापस भी नहीं कर पाई सरकार उनको सुरक्षित तरीके से। और इस जो लहर में, सेकंड लहर में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग शमशान ढूंढ रहे हैं और शमशान की लाइनों में खड़े हुए हैं अपने परिजनों को लेकर के। इतना दुखदाई दृश्य देखने के बाद भी एक भी संवेदना के शब्द हमारे प्रधानमंत्री के नहीं रहे। जब पूरे देश में, दुनिया में जब आलोचना हुई है तब उन्होंने थोड़ा अपना नाटक दिखाया और बड़ी दिखाया कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे हम देखेंगे तो लोग दाने दाने को तरस गए। छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान हुए हैं और आज भी देख रहे हैं कि जैसे कहा जा रहा है, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि हमने लोगों को खाने के बंदोबस्त किया है, 2 महीने का राशन देने की बात कही है, लेकिन उस 2 महीने के राशन के लिए भी जनता को किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। महिलाओं को सुबह से लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है। उनको जो कहा गया है कि 24 कैटेगरी जो मजदूर हैं उनको राशन दिया जाएगा, उसको अमल की स्थिति अगर हम देखेंगे तो बहुत ही भयावह है। और जो लोग परेशान हो रहे हैं उस 24 कैटेगरी में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए, आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये असलियत है। कहने के लिए ये बहुत मीटिंगें की जा रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत दिखा रहे हैं, बहुत घोषणाएं कर रहे हैं। अभी उन्होंने जैसे घोषणाएं की कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और उनको पेंशन देंगे, उनको हर महीने सहायता देंगे, उनको 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 178 बच्चों को इन्होंने दिया है
कह रहे हैं, जबकि अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण अभी आया नहीं है। 1250 बच्चे अभी तक अनाथ हो गए हैं और अभी ये कह रहे हैं कि लगातार बहुत सारे बच्चे जो हैं ये उनको भी ये साबित करना पड़ेगा कि उनके माँ बाप कोरोना में नहीं रहे, तब जाकर के उनको ये सहायता मिलेगी। तो इस तरह से हर जगह आप डॉक्यूमेंट्स बनाते नहीं हो, लोगों के मजदूर कार्ड आप बनाना नहीं चाहते हो, राशन कार्ड आप बनाना नहीं चाहते हो, और भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके आप कार्ड बनाना नहीं चाहते हो, और उसके बाद जब राहत देने की बात होती है तब आप हमेशा यही बात कहते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं। एक बात देखने में और आई है इस सरकार की कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनको भी ये प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनकी जांच बैठाई जा रही है, उनको जेलों में भेजा जा रहा है। अभी यहाँ खुद हम लोग राहत का काम कर रहे हैं, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से। एक इलाका है अशोका गार्डन, वहां पे हमारी जो साथी हैं लोकल कमेटी की, वो लगातार लोगों के जो मजदूर हैं उनके फॉर्म भरवाने का काम कर रही है, उनको नगर निगम के ऑफिस में ले जाकर पर्ची दिलाने के लिए प्रयास कर रही थी। उनको उनके घर में पुलिस पहुंच गई और उनको प्रताड़ित करने के लिए उनको थाने बुलाया गया। थाने में वो अपनी बात रखती है कि मैं तो लोगों की मदद कर रही हूँ, उसमें कौन सा अपराध कर रही है। तो इस तरह से जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं कोई राशन देने अगर जा रहा है आ रहा है तो उनको रास्ते में रोक कर परेशान करना, उनको जाने से रोकना, ये जो चीज चल रही है ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है हमारे देश में। इससे पहले हमने नहीं देखा था। जो समाज सेवा करते थे उन लोगों को इज्जत की नजरों से देखा जाता, तो कोई भी सरकार इस तरह से प्रताड़ित नहीं करती थी। जब ये गवर्नमेंट आई है तब से ये चीजें बहुत हुई हैं। हमारे जो किसान भाई हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। सरकार अगर संवेदनशील होती तो तुरंत ये तीनों काले कानून रद्द करती और उनको घर जाने के लिए कहती। हमने देखा कि कैसे चुनाव में सरकार ने अपना रोल अदा किया, किस तरह से इस महामारी के दौरान में भी इलेक्शन करवाकर किस तरह से फैलाने का काम किया, अंधविश्वास बढ़ाने का काम किया। हमारे भोपाल में ही अभी ये कहा जा रहा है कि जो झाड़ फूक वाले हैं, मंत्र वाले हैं, बाबा साधु हैं, इनके माध्यम से अभी वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन का प्रचार करेंगे। आप सोच सकते हैं कि कैसे ये लोग करेंगे। जगह जगह गांव से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन से नुकसान हो रहा है, मतलब वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। मतलब लोगों में भ्रम पैदा हो गया, इस सरकार पे पूरी तरह से भरोसा खत्म हो गया है और तरह तरह से जो अलग कारणों से भी लोग मर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि हम वैक्सीन से मर रहे हैं और वो वैक्सीन लगाने से भाग रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कि लोग वैक्सीन ही लगाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो सरकार का रवैया है, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना, उसमें ये सरकार पूरी तरह से अक्षम हुई है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। यहाँ तक कि 3-4 घटनाएं भी मार्च के महीने में हुई हैं, जिसमें भोपाल है, सीहोर है, यहाँ इन इलाकों में और सागर है, वहां पे हाथ काटने तक की घटना हुई है, जो पति के द्वारा हाथ काटने तक की घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम महिलाओं को, इन घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को जब थाने भेजते हैं तो वहां पे यही कहा जाता है कि अभी तो कोरोना काल है, अभी तो टाइम नहीं हमारे पास, इन मामलों को हम सुन नहीं सकते, उनको भगा दिया जाता है। रोज महिलाओं के इस तरह के फोन आते हैं कि हम क्या करें, हम अपने मायके जा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, कोई हमारा घर वाला हमें बचाने के लिए आ नहीं सकता, और पुलिस थाने जाते हैं तो उनको इस तरह से भगा दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा एक वातावरण बना है असुरक्षा का। बच्चे इतने असुरक्षित हैं, भय के वातावरण में जी रहे हैं, और जब घर में सभी लोग हैं, लॉकडाउन लगा है, पुलिस बाहर निकलने नहीं देती है, तो वहां घर में जो स्थिति है, घर में खाने के लिए नहीं है। पूरे समय जो लोग हैं, थोड़ा बहुत समय बाहर चले जाते हैं तो कम से कम उतने समय के लिए समस्या थोड़ी कम होती है। लेकिन अभी हालत यह है कि पूरे समय घर में रहना है। आप छोटे से घर में रह रहे हैं, वहां पे ना कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग हो पा रही है, ना ही किसी प्रकार का भोजन मिल पा रहा है, और हर दिन लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये इसको देखने की हमको जरूरत है और समझने की जरूरत है कि कैसे हम जनता की इन मांगों को सरकार तक ले जा पाए और सरकार इन चीजों को सुने और समझे। अभी पूरे लॉकडाउन में पूरी तरह से
नेता नदारद थे। कहीं आप देखोगे तो कोई भी राहत के लिए बाहर नहीं निकला, बल्कि जो राहत के लिए कुछ सामग्री आ भी रही थी तो उसमें बड़े बड़े घोटाले किए गए। अब जाकर जैसे ही थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, भी कहा जा रहा है कि कोरोना के केसों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी केसों में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टेस्टिंग होती थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी है, और वो एंटीजन टेस्ट होता है वो जिसमें वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है पूरी, और इस वजह से हमको लग रहा है कि केस अभी कम है, लेकिन हालात अभी भी ठीक नहीं है। सरकार कह रही है कि सकारात्मक माहौल बनाओ, पूरे देश में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कोई भी जो आंकड़ा है वो जारी नहीं हो रहा है, चाहे महिला हिंसा का आंकड़ा हो वो जारी नहीं हो रहा है, चाहे वो कोविड के कितने पेशेंट हैं उसका भी सही आंकड़ा नहीं है, मौत का भी सही आंकड़ा नहीं है। मतलब हर चीज को छुपाने की खुद सरकार बात कह रही है, तो कैसे असलियत हमारे सामने आएगी। लेकिन जनता जो भुगत रही है उसको अच्छी तरह से समझ रही है, और जो विद्रोह पैदा हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए जो आईटी सेल है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, और मोदी के पक्ष में पूरा एक वातावरण बनाया जा रहा है। और हमारे प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अभी यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके कारण बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन असलियत में अभी हालात बहुत खराब हैं। हम सब लोगों को इन हालातों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। अगर जनता के ऊपर दमन होगा, जनता के ऊपर अगर जुल्म होगा, तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, आज भी उठा रहे हैं, और लगातार हमारे तमाम सामाजिक संगठन का काम भी कर रहे हैं और वैज्ञानिक चेतना पैदा करने का काम भी कर रहे हैं। हमारे बीडीएस के साथी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथी, C2SFI, तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र में हमारे जो काम कर रहे हैं, किसान सभा के साथी, सारे लोग हम जो काम कर रहे हैं, इन कामों को हमें और भी आगे करते जाने की जरूरत है, और लड़ाई हमें लड़नी है। हम जनता के हक में हमेशा खड़े रहेंगे। हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करें। कॉमरेड, अब ये तिवारी आ गए क्या? कॉमरेड अजय जी कॉमरेड, हाँ बोले प्लीज। कॉमरेड अजय तिवारी। कॉमरेड अध्यक्ष जी, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखिए। कॉमरेड, मैं समय नोट कर रहा हूँ। कॉमरेड अजय, आज के संसद के अध्यक्ष बादल जी, कॉमरेड सुभाषनी जी और मेरे प्रिय साथी, आज जो ये महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आए, जो करने की बात है, तो जिस तरीके का जो सरकार है, शिवराज सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी मजदूरों के बारे में कॉमरेड प्रधान साहब और पूरे प्रदेश के बारे में जसविंदर जी ने विस्तार से आपके बीच में रखा है। अभी जिस तरीके के हालात है शिक्षा को लेके, वही हालात जो मजदूरों के हालात हैं, संकट हैं, चीज आज शिक्षा के ऊपर भी है। छात्र समुदाय के अंदर एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी है इस सरकार ने कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि पहले परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि साल भर बेकार क्लासें नहीं लगी, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सेमेस्टर की फीसें, उसके बावजूद भी एग्जाम फीसें जबरिया छात्रों से ली जा रही। और जो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज के जो छात्र हैं, उनकी अगर बात देखी जाए तो वो लोन बड़ा लोन लेके पढ़ रहे हैं, उनकी जो सुसाइड ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। आज सरकार उन आंकड़ों को बताना नहीं चाहती, लेकिन इसी कोरोना महामारी के दौरान 2 साल के अंदर 30% छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं, जो इस दौरान लोन लेके पढ़ाई करते हैं। तो जो शिक्षा के पैमाने हैं, शिक्षा संकट है पूरे देश के अंदर, एक जो सबसे ज्यादा कितने छात्रों ने आत्महत्या की है? 30%। जो टोटल छात्रों ने जो एडमिशन था उसमें 30% प्रोफेशनल स्टूडेंट छात्रों ने आत्महत्या की है पूरे देश में। तो बहुत बड़ी संख्या होगी, संख्या का पता लगा के बताओ। हाँ, तो ये बताओ, संख्या भी बताओ। कमाल है ये सरकार जो है पूरी चीजें बता नहीं रही है, उसमें चीजें इस दौरान मिल नहीं रही हैं, ना गूगल के अंदर वो दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों से ये रिपोर्टें आ रही हैं कि आत्महत्याओं के पैमाने इसमें बढ़ रहे हैं, और ये लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं।
दूसरी तरफ जो स्कूल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वो तो पूरी तरीके से समाप्त करने की कगार में आ ही चुके हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन की बार बार जिक्र हमारी सरकार कर रही है, इस देश प्रदेश की सरकार कर रही है। ऑनलाइन एजुकेशन में जो दलित, आदिवासी या कमजोर तबके के छात्र हैं जो गाँवों में रहते हैं, उनके पास नेटवर्क कैसे होगा, उनके पास मोबाइल कहाँ है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। ये प्राइवेट स्कूलों की मुनाफे के लिए उनके फीस कैसे वो लूट सकें, इसलिए ये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर 2 घंटे 4 घंटे के लिए बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, और उसमें भी उनका बौद्धिक ज्ञान किस लेवल पे हो पाता है वो पता नहीं, लेकिन उसमें भी वो फीस लेने के लिए, और पुरानी जो फीसें स्कूल के टाइम पे लगती थी वही फीस आज कोरोना महामारी के दौर में ले रहे हैं। तो ये हालात है छात्रों के, और ये जो 2 साल के अंदर बहुत सारे छात्रों के, तो ये सरकार को समझना चाहिए, और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस चीज को व्यवस्थित करने के लिए कि शिक्षा बेहतर कैसे होगी। और इस दौरान जो छात्र एडमिशन लिए थे 1 साल 2 साल पहले, उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को आ रहे हैं, उनके जो है तो मास्टर डिग्री कंप्लीट होने को आ रही है, और वो क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ठीक से नहीं हो पा रही, तो वो कैसे अपने रोजगार के अवसर को प्राप्त कर पाएंगे, और रोजगार के संकट को भयानक है। तो इसलिए ये जो लगातार जो ये संकट पैदा कर रही है सरकार, और अभी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, जैसे वो किसानों के को मारने के लिए उनके ऊपर ये कानून लेके आए, वैसे ही छात्रों को तबाह करने के लिए ये पॉलिसी लेके आए। अभी वो कॉलेज विश्वविद्यालयों में उस लेवल पे लागू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी क्लासेस चालू नहीं है। जिस दिन वो पूरे तरीके से चालू हो जाएगा तो कोरोना से भी भयावह स्थिति इस पॉलिसी के अंदर है, और वो छात्र परेशान हो, वो छात्र अपने ड्रॉप आउट बढ़ेगा, क्योंकि ड्रॉप आउट लगातार इस दौरान बढ़ा है। और ये जो पिछली बार भी बोल रहा था कि ये जो सरकार की कोई भी योजना नहीं है कि ड्रॉप आउट को कैसे संभाला जाए, छात्र कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के अंदर एडमिशन लें, छात्र कैसे विश्वविद्यालयों के अंदर एडमिशन लें, ये कहीं भी उनके पास कोई योजना नहीं है, बल्कि लूट फीस कैसे वो दे, बड़ा फीस कैसे दे, उसकी योजना वो हर जगह बना रहे हैं। इसलिए ये चीजें कोरोना के दौरान जो एक भयावह स्थिति तैयार थी, लोग संकट के दौर से गुजर रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस दौरान इस पूरे प्रदेश के अंदर लगातार छात्रों को परेशान करने के लिए, उनको लगातार फीस जमा कराने के लिए, और जो छात्र फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, उनको कोई रियायत नहीं दी जा रही है, बल्कि उनको जबरिया उनसे फीस ली जा रही है, उनका एडमिशन कैंसिल तक की पहुंच कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विद्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि सेमेस्टर की फीसें ना ली जाए, और ये जो परीक्षा फीसें हैं, प्राइवेट एजुकेशन के अंदर जो फीसें लूटी जा रही हैं, उसको ना लिया जाए। इसलिए ये जो आज की ये महत्वपूर्ण आम सभा जो की गई है, ये बहुत ही संकट के दौर में ये बातें रखने की जरूरत है, और हम तमाम छात्रों से भी अपील करते हैं कि इस बात को, जो लगातार संकट है छात्रों का, उसके लिए हम लामबंद हों, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के मध्य प्रदेश के महासचिव कॉमरेड भूपेंद्र सिंह गुर्जर। कॉमरेड भूपेंद्र बोले। जी कॉमरेड, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड बादल जी, और आज के हमारे मुख्य वक्ता कॉमरेड सुभाषनी अली जी, और हमारे तमाम नौजवान साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों की जो स्थिति है, रोजगार के सवाल पे पूरे मध्य प्रदेश में लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, रोजगार में लोग खपते जा रहे हैं। अभी भिंड में ही हुआ था, लगभग 30 से 40 नौजवानों ने आत्महत्या की थी, किसान नौजवानों ने। और उसके बाद अभी 3 दिन पहले जो शिवराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है जो बिरसा, उस क्षेत्र में 4 नौजवानों ने एक साथ आत्महत्या की है, रोजगार के चलते, जो अखबार में अपन को पढ़ने को मिला है। और पूरे देश में लगातार 1,90,00,000 से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। और इस स्थिति में आज के टाइम पे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार ने जो मध्य प्रदेश में जो फैक्ट्री लाइजेशन है, जैसे मालनपुर है और भोपाल है के पास में जो वो है, उसका क्या बोलते हैं, कमलनाथ जी का क्षेत्र
अनूपपुर के पास में जतेरी वगैरह का, उस क्षेत्र में पूरे देश में जिन फैक्ट्रियों में जो रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार के चलते जो अभी का जो आंकड़ा आया है 10% नौजवान बेरोजगार हैं। और इस नौजवान में आज रोजगार के आंकड़ों में पूरे देश के अंदर रेलवे में छटनी हो रही है, 13,000 से ज्यादा नौजवानों के रोजगार छीने जा रहे हैं, और डॉक्टरों के, नर्सिंगों के जो नौजवान जो तैयारी करके पढ़ने के लिए आए उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, उनके पूरे संसाधन खत्म किए जा रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो निजीकरणलाइजेशन चल रहा है, उस निजीकरणलाइजेशन में नौजवानों के जो रोजगार के संबल योजना के अंतर्गत नौजवान रोजगार कार्ड को लेके मजदूरी कार्ड बनवा के रोजगार के अवसर ढूंढता था, आज वो कार्ड बनने के बाद आज जो मजदूरी कार्ड के लिए लोग तहसील कचहरियों में चक्कर काट रहे हैं, उस सवाल पर कोई लोगों को मिल नहीं रहे। दूसरा, पूरे देश में इन सारी हालतों के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार एक तरफ नौजवानों के हित के लिए बड़े बड़े ढकोसले पीस रही है। अभी हाल ही में तमाम क्षेत्र में ये देखने को मिला, जो शिवपुरी के अंदर में अभी देखने को मिला कि कुछ नौजवानों ने मिलकर के एक सामूहिक अभियान के तहत एक अभियान चलाया रोजगार के लिए। उसका क्या नाम है, ऑनलाइन रिलेशन में होता है, उस पर भी FIR हो गई। क्यों भाई, आप इस तरीके का अभियान ऑनलाइजेशन में आप कार्यक्रम किस रजिस्ट्रेशन के तहत कर रहे हो? साथियों, बड़े शर्म की बात है कि पकौड़े तलना रोजगार है, तमाम तरीके का रोजगार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद के कंपनी जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन वर्किंग कर रहा है, उन पे भी FIR करके लोगों को बंद किया जा रहा है। भिंड जिले में तमाम नौजवानों के जो प्राइवेट स्कूल लेके चला रहे थे, बहुत सारे उनके भी रोजगार छीने गए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति देखने को मिली है। इससे बदतर स्थिति क्या होगी साथियों? दूसरा ये है, उसका मुरैना में अभी देखने को मिला, परसों के अखबार में आया था, बड़े बड़े पेजों में छपा था कि नौजवान चंबल के पेड़ों की तरफ भाग रहा है, लूट की वारदात को नौजवान कर रहा है। साथियों, इस भटकाव आ क्यों रहा है? ऐसा क्या कारण है? नौजवान एक अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करता था, उस नौजवान को एक डकैत के रूप में क्यों देखना चाह रहे हैं? इस व्यवस्था के पीछे भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार का हाथ है, क्योंकि उनको समय पर रोजगार अगर मिलता, खाने को रोटी जिसके घर में होगी, वो आज बंदूक उठाने का काम नहीं करेगा। तमाम नौजवानों को इस राह से दूर हो जाने की हम लोग अपील करते हैं, हम लोगों से कहते भी हैं कि ऐसी सारी चीजें कहीं नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भिंड जिले में सबसे ज्यादा शस्त्रों लाइसेंस ये रोजगार के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि भिंड जिले में बंदूकों के लाइसेंस की डिमांड के लिए भी नौजवान सभा ने एक बार कार्यक्रम किया था, और अभी भी ये सारी चीजें चल रही है। अभी भी सारे शस्त्रों को लेकर फैक्ट्रियों में जगह जगह काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों के मालिक बाहर के लोगों, अदर स्टेट के, मध्य प्रदेश से नहीं, बाहर के लोगों को और कम न्यूनतम वेतन में, यानी आज के रेट में मिनिमम 200 रुपए देना भी दुर्लभ हो रहा है। 200 रुपए पर डे पर नौजवान रोजगार करने के लिए तैयार है। ऐसी बुरी स्थिति है जिसके लिए खाने की चिंता है, उस सवाल पे बड़ा चिंतन करने को मिलता है। दूसरे सवाल, अभी मैं इंद्रगढ़ में हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे थे 26 का, उस दौरान कुछ हमारे साथियों ने जब हमें रिपोर्टिंग किया था, तो उस दौरान हमें पता लगा कि इंद्रगढ़ के जो कलेक्टर महोदय ने वहां के लोगों के लिए अलग से पहल निकाली है कि आप लोग जो वहां पर जो काम करने जाते हो रात को, उस पे आपको सिर्फ आधा मजदूरी मिलेगी। नाइट में जो पत्थर का काम चलता है, वहां पर खदान वदान का काम है, पेड़ वेड़ का, उस काम पे जाओगे, उसमें सिर्फ आधी मजदूरी मिलेगी, और दिन के काम में आपको आधे लोग जाते, इसलिए जो काम कम लोग कर पा रहे हो तो कम मजदूरी दी जाएगी। साथियों, काम कम लोग कर रहे हैं तो काम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेहनत तो ज्यादा बढ़ रही है। उस समय में रोजगार की हालत क्या है? तो आज नौजवान उस रोजगार को भी करने के लिए तैयार है। आज नौजवान की जो स्थिति है, हमें लगता है कॉमरेड भूपेंद्र का कनेक्शन खो गया है। अब हम निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष, पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड रामनारायण कुररिया जी से। रामनारायण कुररिया जी बोले। साथियों, आज 5 जून है।
5 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी जो अध्यादेश 3 जनता के ऊपर थोपने की जो कोशिश की गई थी, 20 जून 2020 से लेके आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की पहल पे किसान समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा लगातार निरंतर इन सवालों को लेकर के संघर्ष किए जा रहे हैं। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये चर्चा करना चाहते हैं कि जो 14 महीने का जो कार्यकाल है, ये जो समय चला पहला और दूसरा कोरोना लहर का पहला और दूसरा जो दौर है, इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जमीन की जो लूट है, इस लूट का खेल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की जो सरकार है, ये सरकार जबरिया किसानों की जो जमीनें हैं औद्योगिक विकास के नाम पे अधिग्रहित कर रही है। और इस सवाल को लेकर के जहां भी संघर्ष हो रहे हैं, निरंतर लड़ाई जारी है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो 5 जून 2020 से लेके अभी तक का जो ये समय जो चल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जमीन की जो लूट चल रही है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र है, चाहे वो रतलाम हो, महू का इलाका हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, अनूपपुर का क्षेत्र हो, इस इलाके में पीढ़ियों से जंगल की जमीन पे जो काबिज आदिवासी हैं, जिनको लगातार ये मांग की जा रही थी कि FRA के तहत इनको पट्टे दिए जाए, ये सरकार कोरोना आड़ में उनको पट्टा देने की बजाय उनकी बेदखली कर रही है और अलग अलग किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के द्वारा लगातार निरंतर संघर्ष इनके इस सवाल को लेके जारी है। आज 5 जून है, ये पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर नाम का जो जिला है, वहां पे बक्सवार गांव जो है, वहां पे 382.333 हेक्टेयर जमीन जो 20 गांव से संबंधित जंगल की जो भूमि है, उसने आदित्य बिरला समूह को हीरा खनन के नाम पर उनको आवंटित कर दी। एक तरफ ये सरकार कह रही है कि वृक्ष लगाओ, वृक्षारोपण की बात कर रही है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2,75,875 जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को नष्ट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के अंदर जमीन की लूट चल रही है। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि जो कोरोना की जो लहर मार जो है, इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों के ऊपर पड़ रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी करेंगे। सच्चाई ये है कि ये जो अप्रैल और मई का जो महीना निकला है, सेकेंड लॉकडाउन की वजह से किसानों को मंडियों पर समय पर इनकी खरीदी नहीं हुई। मंडी में किसान अनाज लेके अगर गया है तो कभी बारदाना नहीं है, तो बारदाना की वजह से 5-5, 7-7 दिन तक किसानों को वहां भटकना पड़ा। और आज हालत ये है कि किसानों के ऊपर जो तमाम तरह के जो कर्जे थे, चाहे वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के हो, चाहे सहकारी बैंकों के हो, अब जो भुगतान किया जा रहा है, उसमें उन कर्जों में कटौती, कर्जा काट के भुगतान किया जा रहा है। जिस सवाल को लेकर के मध्य प्रदेश किसान सभा अलग अलग इलाकों में सवाल पे संघर्ष कर रही है कि किसानों के तमाम तरह के जो कर्जे हैं, उन कर्जों को माफ किया जाए। और 31 जून तक का जब सरकार ने समय दे रखा है कर्ज चुकाने का, तो जितने जल्दी जबरिया किसानों से जो कर्ज के नाम पर जो अवैध कटौती की जा रही, वो ना हो। मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा जो सवाल है, वो सवाल ये है कि आज हमारे यहाँ पे हालत ये है कि मनमाने तरीके से बिजली के जो बिल हैं, अगर किसानों के पास 3 हाउस पावर का पंप का कनेक्शन है तो 5 हाउस पावर के बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। 5 हाउस पावर का कनेक्शन तो 7.5 हाउस पावर के बिल भेजे जा रहे हैं। अब बिजली के अवैध वसूली के नाम पे किसानों से जबरिया वसूली की जा रही है। तो ये ऐसे सवाल हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाला जो समय है, उस समय में जमीन की लूट का जो सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर प्राथमिकता का सवाल होगा। आदिवासी क्षेत्रों पे, पीढ़ियों से जंगल की जमीनों पे जो आदिवासी काबिज हैं, हमारे सामने चुनौती ये है कि उनको पुनः उन जमीनों पे कब्जा कराया जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ ये जो कोरोना का जो काल चल रहा है, तो बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो वापस अपने अपने गांव में आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार का गंभीर संकट है। लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जो है उसमें 200 दिन का कम से कम उनको काम दिया जाए, काम सुनिश्चित किया जाए मनरेगा के तहत, और तमाम तरीके की बेदखली पे रोक लगाई जाए। और इसके अलावा अन्य जो स्थानीय जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के लगातार अखिल भारतीय किसान सभा जो है दूसरे संगठनों के साथ संघर्ष कर रही है, और आने वाले समय में और संघर्ष तेज होंगे। और सिर्फ ये हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर ये दवाइयों के सवाल पे, ऑक्सीजन के सवाल पे, इंजेक्शन के सवाल पे, वेंटिलेटर के सवाल पे जमाखोरी, काला बाजारी मची है, इनके अभाव में जनता जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। ठीक यही हालत होगी हिंदुस्तान के अंदर जो तीनों ये जो काले कानून है और उसमें अति आवश्यक अधिनियम कानून जो है, वो कानून पूरी तरीके से हमारे देश में जमाखोरी, काला बाजारी की इजाजत देगा। और अगर इसको नहीं बदला जाता है तो जिस तरीके से आज हमारे देश की जनता दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मौत को गले लगा रही है, ठीक उसी तरीके से आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता रोटी और भुखमरी के सवाल पर संघर्ष करना पड़ेगा। हम अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मांग करना चाहते हैं कि जो तीनों कृषि विरोधी जो तीनों काले कानून है, काले कानून वापस होना चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है, उस सिफारिश के आधार पर लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित किया जाए और किसानों के तमाम तरह के कर्जे माफ किए जाएं और किसानों की जबरिया जमीनों से जो बेदखली है उस बेदखली पर रोक लगाई जाए। और मध्य प्रदेश के अंदर 30% जो वन भूमि जो है देसी पूंजीपतियों के नाम पर आवंटित करने की राज्य सरकार की जो नीति, उस नीति को बंद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। अब आज की आमसभा की मुख्य वक्ता कॉमरेड सुभाषिनी अली जी आपके बीच में बोलेंगे। कॉमरेड सुभाषिनी। अध्यक्ष जी और साथियों, काफी लोगों ने बातों को रखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि छात्रों की बात और नौजवानों की बात भी हम लोगों को सुनने की मिली। और जो मध्य प्रदेश की हालत है उस पर मैं थोड़ा सा बाद में फिर से बोलूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम देश के पैमाने पर आज सोचें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। एक तरफ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो लगातार अपने तानाशाही रवैये को ही उजागर करने में लगी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और जिसका हमें प्रचार करना चाहिए कि ये सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो और चाहे वो चौहान की सरकार हो, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अक्षम साबित किया है। जो पहले बहुत डंका पीटते थे कि ये एक ऐसी सरकार है जो एक नया भारत बनाएगी, एक नए देश का निर्माण करेगी और बड़ी ऊंचाइयों पर देश को ले जाएगी, उसने दरअसल ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि उनको देश चलाना ही नहीं आता, न उनको स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता है, न उनको प्रशासन के बारे में कुछ पता है। हर क्षेत्र में वो पूरी तरह से विफल साबित हो चुके हैं। अगर हम देखें कि आज जो उनकी सबसे बड़ी विफलता है जिस पर हमको बहुत जोर देना चाहिए जनता के बीच में, वो है वैक्सीन, लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाने का मामला। कहाँ 6 महीने पहले प्रधानमंत्री डंका पीट रहे थे कि हमारा देश वैक्सीन का कारखाना है, ये पूरे दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। और उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए करीब 6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को दान में दे भी दिया। और आज हम पूरी दुनिया में वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी वैक्सीन अब हमारे देश में आने वाली है। आप लोग सुन रहे हैं, रोज नए नाम की वैक्सीन आ रही है, एक्स वैक्सीन, जी वैक्सीन, डी वैक्सीन। इन कॉमरेड आपकी आवाज चली गई है। कॉमरेड सुभाषिनी जी अभी दोबारा से जोड़ेंगे, सभी साथी बने रहें।
जी कॉमरेड बोले प्लीज। तो बोले उनसे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथियों ने, कॉमरेड सुभाषिनी आ गई हैं दोबारा से। कॉमरेड माइक को ठीक कर लीजिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे हर मोर्चे के जिम्मेदार साथियों ने मध्य प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति है वो लोगों के बीच में रखी है। और अभी आम सभा का समापन संबोधन जो कॉमरेड सुभाषिनी जी दे रही हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी में कुछ समस्या है, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जुड़ गई है और अपना माइक अनम्यूट करके वो अभी आपके बीच में बोलेंगी। और ये जैसा कि शुरू में कहा गया था कि ये आम सभा अभियान का आगाज है, इसलिए इस संदेश को हमें लोगों के बीच में ले जाना है जब तक कॉमरेड सुभाषिनी अली हमारे बीच में बोलती हैं। और इस बीच में कॉमरेड भूपेंद्र का कनेक्शन जो है वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब सभा समापन की ओर है और कॉमरेड सुभाषिनी जी दोबारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने, लेकिन शायद वो अभी कॉमरेड अभी माइक को अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सभी साथी, जबकि अलग अलग साथियों ने जैसा कि आपके बीच में रखा है, ट्रेड यूनियन मोर्चे पर, किसान मोर्चे पर, महिला मोर्चे पर, छात्र और नौजवानों के मोर्चे पर आंदोलन के जो आह्वान हमारे साथियों ने आपके बीच में रखे हैं, यही जन आंदोलन है। जिन जन आंदोलनों को अच्छा, अब आ गया मेरा माइक। अब आ गई है कॉमरेड सुभाषिनी, वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ। यस कॉमरेड सुभाषिनी। हाँ कॉमरेड, तो मैं जो बात कह रही थी कि उनकी जो अक्षमता है उस पर हमें लगातार जोर देना चाहिए, क्योंकि ये तो उनकी जो तानाशाही है, वो जो जनवादी तमाम मतलब नियमों को तोड़ रहे हैं, हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उनको अंदर से खोखला कर रहे हैं, ये बातें तो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं। लेकिन ये जो उनकी पूरी अक्षमता है कि वो सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं, वो जनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, ये जो उनकी वैक्सीन नीति है, कहा तो ये सरकार चुनावों के दौरान कह रही थी कि हम जीतेंगे तो सबको मुफ्त में वैक्सीनेशन कराएंगे, और अब चुनाव खत्म होने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये अलग अलग रेट आ रहे हैं, वैक्सीन महंगे हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भारत की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल वैक्सीन से वंचित ही रह जाएगा, जो कि एक भयानक बात है। तो इस पर हम लोगों को लगातार जोर देना चाहिए। दूसरी बात जिस पर मैं आज कहना चाहूंगी कि एक बात जो बार बार आती है कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, ये कुछ भी करें, ये चाहे जितनी गड़बड़ करें, चाहे जितना अत्याचार करें, लेकिन इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और हमारे लोग भी अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, निराशा की बातें करते हैं, ये हमको करना बिल्कुल बंद करना चाहिए। उनको हराया गया है और आने वाले दिनों में उनको हराया जाएगा। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके नतीजों को अगर हम देखें तो एड़ी चोटी का जोर लगा करके पूरी जनता को कोरोना के संकट में ढकेल करके भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा के चुनावों को लड़ने का काम किया। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। उन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सारा काम काज छोड़ करके, अपने मंत्रालयों को छोड़ करके वो बस चुनाव में ही लगे रहे। लेकिन चुनाव के नतीजे क्या आए सामने? आसाम में वो जीते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वोटों से जीते। उनका जो मत प्रतिशत है और जो महागठबंधन का मत प्रतिशत है, बहुत कम अंतर है। बंगाल में जहां उन्होंने मतलब कोई जिसको कहिए कोई नीचता छोड़ी नहीं थी, प्रधानमंत्री ने इस तरह के भाषण दिए जो कि एक गली के लफंगे को नहीं देने चाहिए, उसके बावजूद उनकी बुरी तरह से हार हुई। हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों को भी बहुत बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है बंगाल में।
उस पर हम मतलब पर्दा नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस बात पर हमें जोर देना है वो ये कि सब कुछ करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा। तमिलनाडु के अंदर केवल इसलिए कि अन्ना डीएमके ने अपने आप को एनडीए का हिस्सा घोषित किया और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ भी दिया पिछले 5 सालों में, वो उसकी हार का बहुत बड़ा कारण बना। ये खुद उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि चुनाव के बीच में ही उनके जो पोस्टर्स थे अन्ना डीएमके के, उन पोस्टर से मोदी और अमित शाह इनकी तस्वीरें हट गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की भी तस्वीर उन्होंने फिर अपनी पोस्टर्स पर छापना बिल्कुल बंद कर दिया। और उनको खुद एहसास हुआ कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो वो था भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन। और केरला में तो खैर कमाल ही हो गया, पिछली बार विधानसभा में उनके पास 1 सीट थी, अब की बार वो 1 सीट भी उनकी चली गई और कई सालों के बाद उनका मत प्रतिशत केरला के अंदर गिरा। और मेरे ख्याल से 35 साल में पहली बार एक सरकार को दोबारा जनता ने चुना। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धन का काम करती हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमको प्रचार के लिए बहुत कुछ सामग्री देती हैं। और इसलिए साथियों, जब हम ये कहते हैं कि जनता के बीच में हमको कुछ बातें लेके जानी हैं, तो एक तो हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे कि आखिर हम जनता के बीच में कैसे अपनी बात को लेकर के जाएं। क्या हम छोटे वीडियोस बना सकते हैं, उन वीडियोस को हम क्या मतलब सार्वजनिक कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर छोटे छोटे वीडियो, जैसे आज लोगों के भाषण हुए, और भी ज्यादा आंकड़े जुटा करके छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, दलितों की समस्या। आपके मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न की ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पूरे देश के अंदर लोग चौंके हैं, हैरान हो गए। अभी जो छतरपुर में एक महिला के साथ मतलब उसको बंधक बना करके परिवार के सामने उसके साथ बलात्कार किया गया, और दूसरे इस तरह के जो अत्याचार की घटनाएं हैं। तो इस तरह के क्या छोटे वीडियोस बना करके हम लोग यूट्यूब पर डाल सकते हैं, सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं। तो बहुत हमको कॉन्क्रीट होकर के, मतलब आंकड़ों के आधार पर और अपनी बात को बहुत ठोस रूप दे करके हमें जनता के बीच में जाना होगा। और आज मैं कहना चाहूंगी 2 सवाल बहुत बड़े हैं मध्य प्रदेश में। एक तो इस कोरोना काल में इस सरकार ने इतनी बदतमीजी और नालायकी की है कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मतलब जब जनता को डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसी हालत में 3,500 जूनियर डॉक्टर्स मध्य प्रदेश पर हड़ताल पर हैं। और वो हड़ताल पर इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि वो जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि सरकार ने उनके साथ झूठा वादा किया, उनके साथ विश्वासघात किया। मैं समझती हूँ कि हम लोगों को जहां जहां पर ये डॉक्टर हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोगों को भी उनके बीच में जाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद लॉकडाउन की स्थिति कुछ नरम भी पड़ी है मध्य प्रदेश में, तो जहां जहां संभव हो हमारे नेताओं को उन डॉक्टरों के बीच में जाना चाहिए, बयान देने चाहिए। रोज बयान हमारे आने चाहिए डॉक्टरों के समर्थन में। और अगर सरकार उनके खिलाफ उत्पीड़न और भी ज्यादा करने की कोशिश करती है तो उसका विरोध भी हमको करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो कॉमरेड जसविंदर ने लेख लिखा है लोकलहर में, उसमें जो जानकारी है उसको प्रसारित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो कितने लोग मरे ये बहुत बड़ा सवाल है, और हमको भी कुछ आंकड़े इकट्ठा करना चाहिए, जिलेवार आंकड़े इकट्ठा करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ डॉक्टरों की जगहें कितनी रिक्त पड़ी हैं, नर्सेस की जगहें कितनी रिक्त पड़ी हैं, वार्ड बॉयज की जगहें कितनी रिक्त पड़ी हैं, जो अस्पताल के प्रशासन के लोग हैं उनकी कितनी जगहें रिक्त पड़ी हैं। इन बातों को लेकर के हमें एक जबरदस्त अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि इस समय सारी जनता का ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ है
और जो तीसरे लहर की बात आ रही है उससे एक जबरदस्त डर है, क्योंकि ना तो वैक्सीनेशन हो पा रहा है और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सका है। और इसमें हमको लगातार केरला की मिसाल देनी चाहिए। अभी आपको मालूम है कि नीति आयोग जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसने कई मापदंड के आधार पर केरला को देश में विकास के मामले में, तमाम क्षेत्रों में विकास के मामले में 1 नंबर पर रखा है। बिहार शायद सबसे नीचे है, उसके थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश है और शायद उसके फिर थोड़ा सा ऊपर मध्य प्रदेश है, यानी नीचे से तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे या चौथे स्थान पर। तो हमें ये बताना पड़ेगा लोगों को कि ये सरकार कहती है कि और कुछ हो नहीं सकता है, तो वो झूठ बोल रही है। अगर केरला की सरकार कुछ कर सकती है तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर रही है? राशन के मामले में, लोगों को राहत पहुंचाने के मामले में, ये स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मामले में, और कोरोना से जो तमाम परेशानियां पैदा हो रही हैं उनमें जनता को और स्टूडेंट्स को, छात्रों को राहत पहुंचाने में जो जो काम केरला की सरकार कर रही है, इनको भी जनता के बीच में ले जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहूंगी कि हमें एक तरह से जो सरकार सकारात्मकता की बात कर रही है उसकी वो सकारात्मकता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हराई जा सकती है और हराई जा रही है, एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल अयोग्य सरकार है, अक्षम सरकार है, इसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है, ये दूसरी बात। और फिर दूसरी सरकारों के साथ, केरला की सरकार के साथ उसका मतलब तुलना करना, और साथ साथ जो डॉक्टरों की हड़ताल है, जो डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है, उसके साथ और भी ज्यादा अपने आप को जोड़ना, मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अगर इन कामों को लेकर के हम तमाम रास्तों को खोजेंगे कि हम इन 4-5 मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच में प्रसारित कर सकते हैं, अगर इन पर केंद्रित होकर के हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगाते हैं, तो फिर इस सरकार की जो साख है उसको गिराने में हमें लगता है हमें काफी सफलता मिलेगी। आज इन सरकारों के खिलाफ बात को सुनने के लिए जनता तैयार बहुत दिनों के बाद हो गई है। हमें ये मौका नहीं छोड़ना है। किसानों के बीच में उनकी जो बदहाली है, जो लूट हो रही है क्रय केंद्र में, जो जमीन की लूट हो रही है, वो लेकर के जाना है। बेरोजगारी के सवाल को लेकर के नौजवानों के बीच में जाना है। ये जो भयानक आंकड़े नौजवानों के नेता और छात्रों के नेता ने आत्महत्याओं के बारे में कहा है, बताया है, उनकी जरा पुष्टि करके उनको भी बहुत जोर शोर के साथ प्रसारित करना, और फिर ये जो इनकी अक्षमता है, इनकी अयोग्यता है, उस पर बार बार मतलब चोट करते हुए उनकी तुलना केरला जैसी सरकार के साथ करते हुए हमें इन 4-5 मुद्दों पर कंसंट्रेट करके, जोर दे करके इस सरकार को बेनकाब करना है। और इस तरह से करना है कि 1 महीने के बाद भी, 2 महीने के बाद भी, 3 महीने के बाद भी लोग भूलेंगे नहीं और इस सरकार को एक कातिल सरकार के रूप में देखने का काम करेंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं नहीं, अगर छोटी छोटी 1-2 पन्ने की अगर हम पत्रिका निकाल सकते हैं और बड़े पैमाने पर बांट सकते हैं तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। आप तमाम लोगों ने आज ये जो आम सभा है पहली बार किया है, काफी सफलता के साथ किया है। बहुत कम लोग इसके साथ अभी जुड़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फेसबुक पेजेस पर इसको आप स्ट्रीम करेंगे। और जिसके पास भी मध्य प्रदेश में, हमारे परिचितों के बीच में जिसके पास भी फेसबुक का पेज है, हम ये कोशिश करेंगे अगले 2 दिन में कि उन सबके पास इसका वीडियो पहुंचे और वो अपने फेसबुक पेज पर इस वीडियो को अपलोड करें। तो कम से कम हजारों नहीं, कुछ लाख लोगों के बीच में हम आज की बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके आगे हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, उसको और भी ज्यादा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी हम
कोशिश करेंगे। लेकिन कल से डॉक्टरों का साथ देना, इस सरकार की अक्षमता को जनता के बीच में रखना और इसकी तुलना केरला की जैसी सरकार के साथ करना, ये हमारे प्रमुख काम होने चाहिए। बहुत बढ़िया आज की शुरुआत रही है। आप सबको मेरी तरफ से लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। और बहुत जल्द 1 महीने के अंदर हम लोग एक दूसरे के सामने रूबरू होकर के मिल पाएंगे और अपनी बातों को और प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच में पहुंचा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और आप सबको लाल सलाम और इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए आपसे फिर विदा लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आज की ये आम सभा, जैसा कि कॉमरेड सुभाषिनी जी ने कहा है, बहुत सफल प्रयोग था और जैसा कि निवेदन किया गया था कि ये प्रयोग केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना है, नीचे तक जाना है। कोई भी समय लड़ाई के लिए कठिन और मुश्किल समय नहीं होता, बल्कि जो समय जितना ज्यादा मुश्किल और कठिन होता है वो लड़ाई के लिए उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग और आसान होता है। वही लड़ाई का समय होता है, वही लड़ाई का समय होता है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच में। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता कॉमरेड महावीर नरवाल के देहांत के वक्त उनकी बेटी नताशा जेल में थी और 15 दिन का पेरोल काट के अपने पिता की चिता को अग्नि देके जब वो तिहाड़ जेल के दरवाजे से दाखिल हुई अंदर जेल में, तो उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, बल्कि वो जिस तरीके की मुट्ठी उठाकर हम सब लोगों को संदेश देकर गई है, वो इस बात की मिसाल है कि लड़ाई ऐसे मुश्किल समय में और ज्यादा मुस्तैदी के साथ लड़ी जाती है। उनका दमन जारी है। सुधा भारद्वाज जेल में है, गौतम नवलखा जेल में है, सफूरा, देवांगना, कलिता पर मुकदमे हैं, आनंद तेलतुंबड़े बाबा साहब के पौत्र दामाद वो जेल में है। हर एक पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कोड़ाल कामरा हो चाहे कोई और हो। बार बार पकड़ा जा रहा है, पत्रकारों को डराया जा रहा है। अभी वीरोध दुआ के मामले में फैसला आया है, लेकिन पत्रकारों को भयभीत किया जा रहा है, चाहे वो मनदीप पुनिया हो चाहे वो केरल के पत्रकारों जो आज भी जेल में है, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने कवरेज किया था। सिद्दीक कप्पन, वो सिद्धार्थ कवरेज करने गए थे, किया भी नहीं था। हाँ, वो कवरेज करने पहुंचे थे। सिद्धार्थ वरदराजन पे भी है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में है। प्रवीर पुरकायस्थ, हाँ, प्रवीर पुरकायस्थ तो न्यूज क्लिक पर छापा मारा गया, प्रांजल के यहाँ केस चल रहा है, और प्रवीर पर। ये सब डराने धमकाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद लोग डरे नहीं हैं। और जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि जनवादी महिला समिति की एक कार्यकर्ता सलमा जब राहत बांटती है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो वो थाने में जाकर डरती नहीं है और बहुत ऐलान के साथ ये बोलकर आती है। और जब उसे थाने में बिठाया जाता है तो अनेक महिलाएं उसको छुड़ाने के लिए पहुंचती हैं वहां। तो ये इस बात की मिसाल है कि संघर्ष की चिंगारी जब सुलगती है तो वो आगे तक जाती है। आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक शहादत का दिन है। मैं इस बात को बोलकर अपनी बात को और आम सभा को समाप्त कर दूंगा। और वो शहादत है आज से 52 साल पहले एक बहुत जघन्य हत्या की गई थी बंबई में एक श्रमिक नेता की, और उसके बाद पूरे के पूरे श्रमिक आंदोलन को कुचलने की वहां पर कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और आज बंबई और उसके आसपास किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन किस तेजी के साथ बढ़ा है, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हिंदी पट्टी के तमाम सारे राज्यों में, हरियाणा में, बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इन और उत्तराखंड में, इन तमाम सारे राज्यों में जहां कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से सीपीआईएम एक छोटी राजनीतिक ताकत है, वहां भी जबरदस्त तरीके से आंदोलन विकसित हो रहे हैं। कॉमरेड सुभाषिनी अली के प्रेरणा देने वाले भाषण, कॉमरेड जसविंदर सिंह जी द्वारा मध्य प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में जो जानकारी यहाँ पर रखी गई है और किस तरीके से सीपीएम राज्य समिति उस चुनौती को स्वीकार करती है, इस सब के आधार पर बाकी के हमारे सारे वक्ताओं ने अलग अलग मोर्चों पर चलने वाले संघर्षों का जो ऐलान किया है, उन सबको कामयाब बनाइए। और आज की आम सभा के बाद और भी ज्यादा ठोस आह्वान, खासतौर से ये जो डॉक्टर्स वाली बात है, ये बहुत गंभीर बात है और बिल्कुल सही कहा है कॉमरेड सुभाषिनी जी ने कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उस डॉक्टर्स की मांगों के समर्थन में भी, और ये जो नारी उत्पीड़न हो रहा है, ये जो बकसवाहा का जिक्र किया,
वो ये सब जो घटनाएं घट रही है उनके खिलाफ आंदोलन के नए कार्यक्रम लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव मंडल आपके बीच में आएगा। इस संदेश को अनेक लोगों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप समूहों में, फेसबुक के पेजेज पर और फेसबुक में इस आम सभा को शेयर कीजिए। लड़ाई को आगे बढ़ाइए, लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। रास्ता सिर्फ लाल झंडे के नेतृत्व में होने वाले संघर्षों से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आज की आम सभा की कार्रवाई समाप्त की जाती है, सभी वक्ताओं को हार्दिक धन्यवाद के साथ। शुक्रिया।